नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सियासत के घावों को ठीक करने की एकमात्र मरहम हमारी न्याय व्यवस्था है, लेकिन अब ये मरहम भी सहज सुलभ दिखाई नहीं दे रहा है। वक्त ने हमारी न्याय व्यवस्था को भी दूसरे माध्यमों की तरह निराश करने वाला बना दिया है। हाल के एक नहीं अनेक मामले में अदालतों के व्यवहार से उम्मीद की जगह निराशा होती है, लेकिन चौतरफा डूबती व्यवस्थाओं में अब भी न्याय व्यवस्था तिनके का सहारा बनी हुई है। गनीमत तो यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था अभी सियासत की तरह छुई मुई नहीं हुई है, अपनी स्वस्थ आलोचना को सुन और समझ लेती है। देश के 3 अलग अलग मामलों पर नजर डालकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। पहला मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले से जेल में थे और अब एक और सांसद संजय सिंह को जेलाटन करा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अदालत से संजय की अभिरक्षा पर अभिरक्षा मिल रही है। इससे लगता है कि हमारी अदालतें किसी आरोपी का मुंह और रसूख देखकर जमानतें नहीं देती, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि आरोपी का रसूखदार और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़ा होना ही उसके जमानत के अधिकार को छीड़ कर देता है। संजय सिंह आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। उनके 2 अन्य साथी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इसी मामले पहले से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उन्हें सजा मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो वे दोनों हमारी न्यायिक कार्यप्रणाली की अघोषित सजा भुगत रहे हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। निश्चित ही अदालत के सामने ऐसे तथ्य रखे गए होंगे जो उनकी जमानत में बाधक होंगे, लेकिन आम धारणा यह है कि इन आरोपियों को इरादतन जेल के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। भले ही अदालत इसमें कोई भूमिका न हो, किंतु जिनकी भूमिका है अदालत उसे नजर में रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के ही दूसरे सांसद राघव चड्ढा को भी न्याय के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। वे भी राज्यसभा के सदस्य हैं और सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। उन्हें भी संजय सिंह की तरह निलंबित किया गया है और उनसे उनका बंगला खाली करने की प्रशासकीय कोशिश की जा रही है। राघव चड्ढा की हाल ही में शादी भी हुई है। ऐसे में बंगला खाली करने के सरकारी आदेश के खिलाफ उन्होंने अदालत की शरण ली है। वो अपने निलंबन को भी अदालत में चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। राघव चड्ढा अभी केवल निलंबित हैं, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार उनसे बंगला क्यों छीनना चाहती है, जबकि बंगले के आवंटन में चड्ढा साहब की कोई गलती नहीं है। तीसरा मामला न्यूज क्लिक के प्रमुख प्रवीर पुरकायस्थ और उनके साथियों का है। प्रवीर और उनके साथी पर प्रवर्तन निदेशालय का चीन से कथित रूप से 38 करोड़ रुपए की राशि लेने का आरोप है। उन्हें भी जमानत नहीं मिली, गोया कि वे कोई आतंकवादी हों। विज्ञान के कार्यकर्ता और जन पक्षधरता से जुड़े एक न्यूज चैनल के मालिक हैं। वे भागकर आखिर कहां जाएंगे। उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसा मिले थे। अदालतों के सामने सभी आरोपी हैं। अदालतें उन्हें अभियोजन पक्ष के तर्कों की अनदेखी कर जमानत नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं होता। तीनों ही मामलों में आरोपी जिम्मेदार नागरिक हैं। 2 तो राज्यसभा के सदस्य हैं, एक पुराने पत्रकार हैं। इन्हीं तीनों के साथ अभियोजन आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों इनके जमानत पर आने से अभियोजन पक्ष को तकलीफ है? क्या ये तीनों समाज और व्यवस्था के लिए बाहर आने पर खतरा हो सकते हैं? शायद नहीं।
यदि ऐसा होता तो अदालत यूपी में डान माफिया रहे अतीक अहमद के बेटे को रिहा ना करती, उन्हें अपने मृत संबंधियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने की इजाजत ना मिलती। जाहिर है कि अदालतें अपना काम कानून के हिसाब से करती हैं। वे दिल्ली में भी वो सब कर सकती हैं जो उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, लेकिन सरकार की ही मंशा में जब खोट हो तो अदालतें आखिर कर ही क्या सकती हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ अदालती प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने ढंग से कर अपने दुश्मनों को फंसाए रखना चाहती है। विसंगति केवल इतनी ही है कि अदालतें इस मामले में कुछ कर नहीं सकती। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमानतुल्लाह पर भी ईडी की कृपा दृष्टि अब पड़ गई है। मुमकिन है कि वे भी कुछ दिनों बाद तिहाड़ में प्रवास पर भेज दिए जाएं। जनप्रतिनिधियों या जन पक्षधरता के लिए काम करने वाले पत्रकार अभिव्यक्ति का नारा लगाकर कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते, उन्हें बचाया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को सरकार अपना शत्रु मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो पीड़ितों को अदालतों का संरक्षण मिलना चाहिए, अन्यथा वे सब आखिर कहां जाएंगे। 5 सालों के चुनावी शोरगुल में मुल्क इन तमाम मुद्दों को भूल गया है। इनको लेकर देश का कोई मंच बोलने की स्थिति में नहीं है। सबके सब आतंकित और डरे हुए हैं। सबको शायद ये लगने लगा है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ मुंह खोलने का अर्थ सरकारी प्रताड़ना से गुजरना होता है। जिस देश को हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, उस देश में इस तरह के हालात शोचनीय हैं। हमारे यहाँ सरकार चाहे तो हत्या के सजा याफ्ता अपराधी के साथ सहृदयता बरत कर उन्हें समय पूरे रिहा कर सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो बिना आरोप सिद्ध हुए भी किसी जनप्रतिनिधि या पत्रकार को तब तक चाहे तब तक जेल में रख सकती है। सरकार सबसे ऊपर है, शायद अदालतों से भी ऊपर। आज की इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।